डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था तटस्थता जो वक्र है उसकी विशेषताएं, 3 विशेषताएं हमने अध्ययन की थी कि तटस्थता वक्र कभी भी जो है एक दूसरे को नहीं काटते, ठीक है। और पहली विशेषता हमने पढ़ी, तटस्थता वक्र का ढाल है वो सदैव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो ये 3 विशेषताएं हमने पढ़ी थी। और तटस्थता वक्र जो है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं, इन सब के कारण हमने पढ़े थे बाकायदा डायग्राम के आधार पर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बजट रेखा, कीमत रेखा क्या है। तो देखिए, चूंकि हम मानते हैं कि एक उपभोक्ता क्या चाहता है कि वो चाहेगा कि जो भी वस्तु वो खरीदे उससे उसको अधिकतम जो है वो संतुष्टि प्राप्त हो। और इसमें 2 शर्तें होती है, एक तो उपभोक्ता की जो आय है, उपभोक्ता की आय हमने पढ़ा है कि उपभोक्ता की आय सीमित होती है, उसी सीमित आय से उसे जो है व्यय करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर उपभोक्ता की आय दे रखी है और वस्तु की कीमत दे रखी है तो जिसके इन दोनों के आधार पर जो है वो बजट रेखा का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तो तटस्थता वक्र का मुख्य उद्देश्य, जो तटस्थता वक्र पर जो सभी बिंदुओं पर जो उपभोक्ता वो क्या होता है, तटस्थ होता है। लेकिन अगर उससे उपभोक्ता की आय दे रखी है कि जैसे 10 रुपये उपभोक्ता के पास है और 10 रुपये ही उसे खर्च करना है, और वस्तु की कीमत दे रखी है, जैसे पेन और पेंसिल, एक पेन अगर 4 रुपये का है और पेंसिल जो है वो 2 रुपये की है, ठीक है। तो अब ये उपभोक्ता की आय ऊपर दे रखी है कि आय 10 रुपये है, इस 10 रुपये के अंदर ही उसे दोनों ही वस्तुएं खरीदनी है, और दोनों वस्तुओं की कितनी मात्रा वो खरीदे ताकि वो तटस्थ रहे, यानी उसे समान संतुष्टि प्राप्त हो, सीमांत उपयोगिता बराबर हो। तो इसके लिए जो अगर हम डायग्राम के आधार पर देखें तो जो जिसका निर्माण होगा वो बजट रेखा कहलाएगी, ठीक है। तो जैसे उपभोक्ता जो है वो को अपनी आय के आधार पर निर्णय लेना पड़ता है कि मुझे वस्तु खरीदनी है, और पहली तो चीज़ उपभोक्ता की खुद की आय देखेगी, यानी उसकी आमदनी देखेगा कि कितनी आय है, और फिर देखेगा वस्तु की कीमत, ठीक है। तो आय और वस्तु की कीमत के आधार पर उपभोक्ता जो निर्णय लेता है, जिसके आधार पर निर्णय लेता है वो कहलाती है बजट रेखा। तो बजट रेखा 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बतलाती है, 2 वस्तुओं के संयोग को बतलाई, 2 वस्तु तटस्थता वक्र है ही, तो 2 वस्तु के उन विभिन्न संयोगों को बताती है। बजट रेखा का सीधा सिंपल परिभाषा क्या है, बजट रेखा 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है या बताती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय क्या करता है, उपभोक्ता की आय सीमित है तो जिन्हें उपभोक्ता दोनों वस्तुओं को खरीद सकता है, अपनी सीमित आय से खरीद सकता है, और दोनों वस्तुओं की कीमत दिए हो जाने पर, कीमत का पता होने पर, कीमत का ज्ञान होने पर, ठीक है। अगर हम बात करेंगे जैसे उपभोक्ता की आय अगर पूछें हम, उपभोक्ता की आय कहें तो माना कि उपभोक्ता की आय है 10 रुपये, यानी आय को हम m रख देते हैं, ठीक है। वस्तु की कीमत को हम जो है वो p रख देते हैं, प्राइस, और वस्तु की जो मात्रा है वो हम x, वस्तु की जो मात्रा है या वस्तु की जो है क्वांटिटी है उसको हम x वस्तु रख सकते हैं या x मान रख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण के रूप में जो समीकरण बनेगा वो होगा m = m बराबर P1 x1, ठीक है, प्लस P2 x2 डैश 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 P1 n1, या P1 हो गया ना, Pn xn प्लस P डैश डैश P2 x2, यही रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर P1 क्या है, वस्तु की कीमत, और x1 क्या है, वस्तु की मात्रा, 1 इकाई खरीद रहा है, 2 इकाई खरीद रहा है, ये पहली वस्तु, और ये दूसरी क्या है, दूसरी वस्तु की मात्रा है, ठीक है। या अगर इसको अपन y भी रख देते हैं तो इन दोनों के आधार पर जो तय होगा वही बजट रेखा कहलाएगी, ठीक है। बजट रेखा को अगर ग्राफ पर बनाया जाए तो बजट रेखा इस प्रकार बनेगी,
ओ एक्स पर ले लिया हमने एक्स वस्तु और वाई ओ वाई पर ले लिया हमने वाई वस्तु। तो बजट रेखा सदैव इस प्रकार बनेगी, यानी दोनों वक्रों को छूते हुए। ठीक है, अब ये समीकरण क्या है? तो अगर ये समीकरण हम देखें तो जो इसमें आधार पर जो इस बजट रेखा पर स्थित बिंदु पर उपभोक्ता खरीद सकता है वस्तु को, क्योंकि ये उसके आय के बराबर है। ठीक है, तो अब जैसे अगर बजट रेखा का जो समीकरण है, ठीक है, तो यहां पर होगा x, यानी पहली वस्तु, जैसे x वस्तु है, तो अगर इस समीकरण को देखें तो x डॉट P1, x डॉट पी एक्स, या x गुणा कह सकते हो आप, x गुणा, या x डॉट कह दो, डॉट मतलब ही गुणा होगा, x डॉट पी एक्स प्लस y डॉट पी वाई बराबर किसके बराबर है? m के बराबर। ठीक है, यानी x वस्तु की कितनी मात्रा कितनी है और x वस्तु की कीमत कितनी है, दोनों को गुणा कर दिया, प्लस y वस्तु की मात्रा कितनी है और y वस्तु की कीमत कितनी है, इन दोनों को गुणा कर दिया, तो ये किसके बराबर होगी? उपभोक्ता की आय के बराबर। अब इसको उदाहरण से अगर पढ़ते हैं अपन। अब देखिए, बजट रेखा पर स्थित ही वस्तु उपभोक्ता खरीद सकता है। जैसे अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब x वस्तु की इतनी मात्रा और y वस्तु की इतनी मात्रा, क्योंकि ये आय के अंदर है। बजट रेखा से ऊपर वस्तु नहीं खरीद सकता क्योंकि उपभोक्ता की आय नहीं है। तो वो भले जैसे हम कहें 4 इकाइयाँ x वस्तु की और 2 इकाइयाँ y वस्तु की खरीद सकता है। ठीक है, या यहाँ पर खरीद सकता है, इसका मतलब 4-5 इकाइयाँ इसकी और 1 इकाई इसकी। किसी भी बजट रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता जो है वस्तु को खरीद सकता है, इसका मतलब उपभोक्ता की ये प्राप्य संयोग है। ठीक है, यहाँ पर ले लो, इस बिंदु पर ले लो, तो ये उपभोक्ता को दोनों ही वस्तुएं खरीद सकता है उपभोक्ता, और उससे जो है उसको अधिकतम संतुष्टि भी प्राप्त हो सकती है। तो क्या उपभोक्ता ऊपर यहाँ y पर भी खरीद सकता है क्या? केवल यहाँ पर भी उपभोक्ता का संयोग हो सकता है क्या? इसको हमने दे दिया A बिंदु और इसको नीचे वाले को दे दिया B बिंदु। ठीक है, तो A पर खरीद रहा है, इसका मतलब सारी वस्तुएं क्या खरीद रहा है? केवल y खरीद रहा है, x नहीं खरीद रहा है, x नहीं खरीद रहा है। और B पर हो रहा है, इसका मतलब सारी कौन सी वस्तु खरीद रहा है? x खरीद रहा है, y नहीं खरीद रहा है। तो A भी हो सकता है संयोग, B भी हो सकता है, और इन दोनों में C, D, E कोई भी जो है, अगर वो बजट रेखा पर स्थित है कोई भी बिंदु, तो इसका मतलब ये उपभोक्ता को जो है समान संतुष्टि दे सकता है, और बजट रेखा पर स्थित वस्तु पर उपभोक्ता उसको क्रय कर सकता है, बजट रेखा से बाहर नहीं। ठीक है, तो बजट रेखा से बाहर अगर कोई बिंदु है, जैसे यहाँ पर है, बजट रेखा से बाहर अगर हमने T बिंदु ले लिया, तो क्या उपभोक्ता उससे बाहर वस्तु खरीद सकता है क्या? नहीं खरीदेगा। खरीद सकता है क्या? क्योंकि ये बजट रेखा से ऊपर है, उपभोक्ता की आय नहीं इतनी। भाई अगर इतनी वस्तु खरीद सकता है क्या? इतनी x y की और इतनी x की नहीं। तो अगर बजट रेखा पर बाहर कोई बिंदु अगर है तो ये क्या कहलाएगा? अप्राप्य संयोग। अप्राप्य संयोग क्यों? क्योंकि ये प्राप्त नहीं हो सकता उपभोक्ता को, ये उपभोक्ता से आय से अधिक है। और अगर बजट रेखा से नीचे कोई बिंदु है, ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर एक कोई बिंदु ले लिया S, तो उपभोक्ता खरीद सकता है क्या? और बजट रेखा से नीचे स्थित बिंदु पर कोई भी वस्तु खरीद सकता है क्या? बिल्कुल खरीद सकता है, लेकिन इसमें से उपभोक्ता की कुछ आय बच जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा? ये प्राप्य संयोग कहलाएगा। बजट रेखा पर स्थित हो कोई बिंदु या बजट रेखा से नीचे स्थित हो, तो ये सभी क्या हैं? सभी प्राप्य संयोग है, क्योंकि उपभोक्ता को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन दोनों वस्तु की मात्रा कम प्राप्त हो रही है, उपभोक्ता की कुछ आय बच जाती है, बच रही है ना। बजट रेखा से नीचे अगर कोई बिंदु स्थित है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो इसका मतलब उपभोक्ता क्रय कर सकता है, लेकिन उपभोक्ता की कुछ आय जो है वो शेष रह जाती है। तो बजट रेखा पर स्थित अगर कोई वस्तु संयोग पर वस्तु उपभोक्ता खरीद रहा है, इसका मतलब उपभोक्ता की जो है सारी आय भी व्यय हो जाती है और इससे दोनों समान संतुष्टि भी प्राप्त हो जाती है। बजट रेखा से बाहर अगर कोई बिंदु स्थित है, इसका मतलब क्या होगा? कि ये अप्राप्य संयोग है, क्योंकि बजट रेखा से बाहर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर P1 और X1 क्या हो गया?
P1 और P2 क्या हो गया, P क्या हो गया, P1 और X1 क्या हो गया, ये तो सही है, X वस्तु की कीमत और Y वस्तु की कीमत। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो ये बजट रेखा पर स्थित जो है समीकरण होगा। तो बजट रेखा को ग्राफ पर बनाया जाए तो ये जो है इस प्रकार का बनेगा। रेखा चित्र में हमने देखिए ग्राफ पर इसको प्रदर्शित किया हमने, तो ये समीकरण बनेगा। तो रेखा पर ओ एक्स एक्स पर हमने क्या लिया, ओ वाई एक्स वस्तु एक्स ली थी, और वाई पर हमने क्या लिया था, वाई वस्तु ली थी। अब देखिए एक उदाहरण से अगर इसको समझते हैं, एक्स डॉट पी एक्स का मतलब एक्स वस्तु पर एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की मात्रा, इन दोनों को गुणा करने पर जो उपभोक्ता का एक्स वस्तु पर किया गया खर्च आ जाएगा। और वाई डॉट पी वाई का मतलब वाई की मात्रा और वाई वस्तु की कीमत, इन दोनों पर किया गया खर्च। तो एक्स वस्तु पर किया गया खर्च और वाई वस्तु पर किया गया खर्च दोनों मिलकर किसके बराबर होंगे, उपभोक्ता की आय के बराबर। तो ये जो समीकरण है ये इसके बजट रेखा पर स्थित समीकरण है। ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण से लेते हैं अपन, तो बजट रेखा से नीचे स्थित है वो सभी प्राप्य संयोग है, ए बी कोई भी बिंदु ले लो आप, बजट रेखा पर स्थित और या बजट रेखा से नीचे स्थित है तो वो उपभोक्ता के प्राप्य संयोग है। बजट रेखा से बाहर अगर है तो वो क्या है, अप्राप्य संयोग है। अप्राप्य मतलब उपभोक्ता को प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि उपभोक्ता की आय उतनी नहीं। भाई अगर 5 इकाइयां वाई की और 5 इकाइयां एक्स की खरीद सकता है क्या, नहीं, उपभोक्ता की आय इतनी है। बजट रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता वस्तु खरीद सकता है और उसे समान संतुष्टि मिलेगी और उसकी सारी आय खर्च हो जाएगी। ठीक है, अब एक उदाहरण से लेते हैं, माना कि उपभोक्ता की जो आय है 80 रुपए, आय कितनी है, यानी एम कितना है 80 रुपए। ठीक है, और अगर हम देखें कि वस्तु एक्स की कीमत जो है, वस्तु एक्स की कीमत 2 रुपए, एक्स की कीमत यानी प्राइस ऑफ एक्स कितनी है 2 रुपए। ठीक है, और वस्तु जो वाई की कीमत है वो है 1 रुपया, वाई की कीमत यानी प्राइस ऑफ वाई कितनी है 1 रुपया। ठीक है, तो अब देखिए उपभोक्ता के पास क्या संयोग हो सकता है, उपभोक्ता चाहे तो सारी की सारी मात्रा वाई की खरीद रहे, तो अगर वाई की खरीदे तो कितनी इकाइयां प्राप्त होगी इसको, 80 इकाइयां प्राप्त होगी। 80 एक वस्तु की कीमत कितनी 1 रुपया, तो 80 इकाइयां प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये संयोग हो सकता है। या उपभोक्ता चाहे तो सारी की सारी क्या कर सकता है, एक्स की खरीद ले, यानी तो यहां पर अगर है इसका मतलब सारी इकाइयां किसकी खरीद रहा है वो, एक्स वस्तु की, यानी कितनी इकाइयां खरीद सकता है वो 40 इकाइयां, क्योंकि एक इकाई की कीमत कितनी है एक्स वस्तु की 2 रुपए, तो कितनी इकाइयां खरीद सकता है 40 इकाइयां। तो चाहे तो ये अगर ये संयोग है इसका मतलब सारे उपभोक्ता अपनी सारी आय किस पर खर्च कर रहा है, वाई वस्तु पर। अगर ए बी पर है तो इसका मतलब उपभोक्ता अपनी सारी आय किस पर खर्च कर रहा है। अब इन दोनों पर स्थित कोई बिंदु है तो इसका मतलब उपभोक्ता को दोनों ही वस्तुओं की अधिक जो है मात्रा प्राप्त होगी। ठीक है, तो अगर दोनों ही हो सकता है, ए संयोग का मतलब सारी वाई वस्तु पर खर्च कर रहा है तो उपभोक्ता 80 इकाइयाँ, क्योंकि एक वस्तु की कीमत जो है 1 रुपया है तो 80 इकाइयाँ खरीद सकता है। और अगर बी पर है तो इसका मतलब उपभोक्ता सारी आय जो है वो अपनी किस पर खर्च कर रहा है, एक्स वस्तु पर, इसका मतलब कितनी इकाइयाँ खरीद सकता है 40 इकाइयाँ खरीद सकता है। इन दोनों पर अगर कोई बिंदु है इसका मतलब उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की मात्रा खर्च करता है। जैसे माना कि ये बिंदु है, अपन इस पे ले लें, ये सी बिंदु है, तो सी पर एक्स की इतनी मात्रा, वाई की इतनी मात्रा और एक्स की इतनी मात्रा करें। इन सभी पर उपभोक्ता को जो है समान संतुष्टि प्राप्त होगी। ठीक है, तो अगर दोनों को जोड़ा जाए, अब जैसे माना कि अपने देखिए उपभोक्ता 20 इकाइयाँ खरीद रहा है। ठीक है, अगर उपभोक्ता को 20 इकाइयाँ चाहिए एक्स की कितनी इकाइयाँ चाहिए 20 इकाइयाँ। ठीक है, और तो वाई की कितनी ले सकता है वो 40,
तो y की कितनी होगी 40 इकाइयाँ। ठीक है, इसका मतलब समीकरण में रखो x p1 x1 प्लस p2 y2। ठीक है, तो कितना बराबर m के बराबर है, तो p1 प्राइस ऑफ x कितनी है, x की प्राइस कितनी है 2 रुपये, तो 2 गुणा कितनी इकाइयाँ खरीदी उसने 20, प्लस p2 कितनी है, y वस्तु की कीमत कितनी है 1 रुपया, तो 1 गुणा कितनी इकाइयाँ खरीद रहा है वो 40, बराबर कितनी है 80 रुपये। तो दोनों को वह देखो 20 दूनी 40 प्लस 1 40, 40 बराबर 80 रुपये, तो m के बराबर i के बराबर। तो इसका मतलब उपभोक्ता की सारी आय भी खर्च हो जाएगी, दोनों वस्तुओं की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये समीकरण हो गया आपका। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों से उपभोक्ता को x और y दोनों की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो बजट रेखा पर ही अब देखिए ध्यान रखना प्राप्य संयोग क्या है और अप्राप्य संयोग क्या है। बजट रेखा से बाहर अगर कोई बिंदु स्थित है इसका मतलब ये उपभोक्ता के लिए अप्राप्य संयोग है। अप्राप्य का मतलब उपभोक्ता को प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि उपभोक्ता की आय से अधिक है। और बजट रेखा से नीचे अगर कोई बिंदु स्थित है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये प्राप्य संयोग है, उपभोक्ता को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये समीकरण के आधार पर अगर हम देखें समीकरण क्या होगा, p1 x1 प्लस p2 x2 बराबर m, यानी उपभोक्ता की आय के बराबर हो रहा है, यानी आय के बराबर। अगर उपभोक्ता 20 इकाइयाँ नहीं खरीद के 10 इकाइयाँ खरीद रहे तो 10 दूना 20 रुपये इस पर खर्च हो रहे हैं, और इसके 40 इकाई यानी 60 इकाइयाँ हो तो 60 से कम इकाइयाँ, इसका मतलब ये नहीं आ रहा। तो 60 इकाइयाँ अगर यहाँ पर देखें अपन तो ये T बिंदु अप्राप्य संयोग है, S बिंदु S है। अगर हम देखें कि उपभोक्ता कम इकाइयाँ खरीद रहा है इसका मतलब वो उपभोक्ता की यानी S बिंदु पर है, तो इसका मतलब S बिंदु पर उपभोक्ता को दोनों इकाइयाँ कम प्राप्त हो रही है। देखिए माना कि उपभोक्ता को 10 इकाइयाँ x की खरीद रहा है, उपभोक्ता 10 इकाइयाँ खरीद रहा है x की, तो 10 गुणा 2 गुणा 10 बराबर 20 रुपये, प्लस 1 गुणा 40 इकाइयाँ उसकी खरीद रहा है, तो ये आम के आय के बराबर हो रहा है क्या, तो 20 रुपये प्लस 1 गुणा 40 बराबर 60 रुपये, तो 80 रुपये के बराबर हो रहा है क्या, यानी 60 बराबर, तो 60 ही हो रहा है। इसका मतलब बजट रेखा से नीचे स्थित है वो, तो 20 रुपये बच जा रहे हैं ना उपभोक्ता के बच रहे हैं, और बजट रेखा पर खर्च कर रहा है इसका मतलब पूरे 80 रुपये उसके क्या हो रहे हैं, व्यय हो रहे हैं। तो T बिंदु है इसका मतलब, S बिंदु है इसका मतलब उपभोक्ता की कुछ आय, दोनों वस्तुएं खरीद रहा है वो, लेकिन कुछ आय बच रही है, बजट रेखा से नीचे है तो। और बजट रेखा पर है इसका मतलब उपभोक्ता की संपूर्ण आय भी खर्च हो रही है और दोनों वस्तुओं की अधिकतम मात्रा भी प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इस तरह दोनों वस्तुओं पर अगर A पर कर रहा है तो यानी x सारे वो आय किस पर कर रहा है, y वस्तु पर ही कर रहा है, यानी सारी जो है 40 इकाइयाँ 80 इकाइयाँ किसकी मिल रही है, y की। और अगर B पर कर रहा है इसका मतलब सारी 40 इकाइयाँ मिल रही है इसकी। ठीक है, तो इस तरह ये समीकरण बनेगा। तो ये हो गया आपका बजट रेखा। तो उपभोक्ता अगर आप नोट्स में घर पे देखना कि भाई बजट रेखा क्या है, बजट रेखा पर स्थित बिंदु पर ही उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिल रही है। अब हमने दोनों चीजें पढ़ ली, क्या पढ़ लिया, एक तो तटस्थता वक्र पढ़ लिया, तटस्थता वक्र पढ़ लिया, और एक बजट रेखा भी पढ़ लिया, कीमत रेखा भी पढ़ ली। तो देखिए अब उपभोक्ता का संतुलन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उपभोक्ता का संतुलन कहां पर होगा, उपभोक्ता का संतुलन उपभोक्ता का संतुलन किस बिंदु पर होगा। ठीक है, तो उपभोक्ता का अगर संतुलन देखें तो 2 शर्तें होनी जरूरी है, 2 बातें ध्यान रखनी। एक तो कि उपभोक्ता को दोनों ही वस्तुओं की अधिकतम मात्रा मिले, ठीक है, x और y वस्तु की अधिकतम मात्रा मिले, यानी दोनों से, और उपभोक्ता की उपभोक्ता तटस्थ हो। तो ये बिंदु तटस्थता वक्र बताता है, इसका पता हमें, ये तटस्थता वक्र बताता है कि उपभोक्ता को दोनों वस्तुओं की अधिकतम मात्रा प्राप्त हो रही है और उपभोक्ता तटस्थ है। और एक उपभोक्ता की आय के बराबर हो, आय से उपभोक्ता की आय जो है वो उतनी होनी चाहिए जितना जाए, और दोनों वस्तु की अधिकतम मात्रा प्राप्त हो। ठीक है, तो तटस्थता वक्र विश्लेषण में देखते हैं
उपभोक्ता के संतुलन की दो शर्तें। तटस्थता वक्र में हमने क्या पढ़ा? तो तटस्थता वक्र विश्लेषण में हमने पढ़ा कि उपभोक्ता का संतुलन की दो शर्तें होती है। दो शर्तें क्या होती है कि एक तो ये कि उपभोक्ता का संतुलन का बिंदु वह होता है जहां पर बजट रेखा एक तटस्थता वक्र को स्पर्श। देखिए पहले अपन डायग्राम बनाए और डायग्राम से इसको स्पष्ट करते हैं। ये हमने बना दी बजट रेखा। ये ओ एक्स एक्स और ये ओ वाई है। यहाँ पर ये हो गई बजट रेखा। यहाँ आपने ले ली वस्तु x और यहाँ ले ली वस्तु y। ठीक है, अब यहाँ हमने बना दिया IC कर्व। ये IC फर्स्ट, ये हो गया आपके बजट रेखा। ये IC फर्स्ट है यानी तटस्थता वक्र पहला, ये IC2 यानी दूसरा तटस्थता वक्र और तीसरा तटस्थता वक्र। ठीक है, तो हमने बात की थी कि निचले तटस्थता वक्र की बजाय ऊपर का तटस्थता वक्र अधिक संतुष्टि देता है, इसलिए उपभोक्ता चाहेगा कि निचले तटस्थता वक्र की बजाय ऊपर का तटस्थता वक्र पर वो स्थित हो, क्योंकि दोनों वस्तुओं से अधिक मात्रा प्राप्त हो रही। तटस्थता मानचित्र में हमने पढ़ा ना कि इसकी बजाय वो इस पर जाना चाहेगा और इसकी बजाय IC3 पर जाना चाहेगा, क्योंकि इससे दोनों की मात्रा अधिक प्राप्त हो रही है। ठीक है, लेकिन उपभोक्ता की आय की भी शर्त है। उपभोक्ता की आय भी इतनी होनी चाहिए कि बजट रेखा से बाहर होगी तो फिर वो खरीद सकता है क्या? वो चाहेगा कि मैं इस तटस्थता वक्र पर स्थित किसी बिंदु पर वस्तु खरीदूं, लेकिन वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता की आय भी तो, बजट रेखा क्या बताती है? उपभोक्ता की आय और वस्तु कीमत। तो इसलिए अगर हम देखें, ये रेखा चित्र प्रदर्शित करता है, ये उपभोक्ता के संतुलन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहां पर देखिए बजट रेखा, हम यह कह सकते हैं कि अगर तटस्थता वक्र विश्लेषण में अगर हम देखें तो उपभोक्ता के संतुलन की दो शर्तें होती है। संतुलन की दो शर्त होती है। उपभोक्ता का संतुलन कहां पर होगा? तटस्थता वक्र विश्लेषण हम क्या पढ़ रहे हैं? उपभोक्ता का संतुलन पढ़ रहे हैं। टॉपिक क्या है हमारा? उपभोक्ता का संतुलन। तो देखिए संतुलन की शर्तें, दो शर्तें होती है। ठीक है, दो शर्तें क्या होती है? उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां पर बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है। तो देखिए बजट रेखा तटस्थ, कौन सा तटस्थता वक्र स्पष्ट करता है बजट रेखा को? IC2। तो एक तो ये यहां पर देखिए स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो इस बिंदु को हमने जैसे नाम दे दिया P बिंदु। ठीक है, IC2 पर जाना चाहेगा, इस बिंदु को हमने नाम दे दिया R, और नीचे जो है इसको हमने नाम दे दिया K। ठीक है, तो तीन बिंदु पर बस उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कहां पर मिलेगी? हमने पढ़ा है तटस्थता वक्र में नीचे तटस्थता वक्र की बजाय ऊपर का तटस्थता वक्र अधिक संतुष्टि प्रदान करता है उपभोक्ता को। IC फर्स्ट की बजाय IC2 और IC2 की बजाय IC3। लेकिन IC3 पर उपभोक्ता जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि ये क्या है? अप्राप्य संयोग है। R बिंदु पर स्थित हो सकता है क्या?
आर बिंदु पर स्थित नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, अप्राप्य संयोग। ठीक है, तो पहली शर्त क्या होती है कि बजट रेखा तटस्थता वक्र जो है, तटस्थता यानी आईसी वक्र किसको स्पर्श करता हुआ होना चाहिए, आईसी वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए, बजट रेखा को स्पर्श। पहली शर्त क्या है, उपभोक्ता का संतुलन कहां पर होगा, उपभोक्ता को अद्वितीय संतुष्टि कहां पर मिलेगी। तो पहली शर्त क्या होगी, तटस्थता वक्र आईसी वक्र किसको स्पर्श करता हुआ होना चाहिए, बजट रेखा को स्पर्श करता हुआ। तो एक तो ये शर्त हो गई। और दूसरी बात, उपभोक्ता जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो किस पर स्थित होनी चाहिए, कीमत अनुपात के बराबर होनी चाहिए, कीमत अनुपात के बराबर। ठीक है, तो दो शर्तें हैं। अब देखिए कौन सा, ये हमने उपभोक्ता का जो संतुलन के जो है मानचित्र बनाया था, कौन सा वक्र जो है तटस्थता आईसी कर्व बजट रेखा को स्पर्श करता है, पी बिंदु। फर्स्ट तो जो है के संयोग है, ये अप्राप्य संयोग है, लेकिन उपभोक्ता की आय के से कम है, यानी उपभोक्ता की आय अधिक है और कुछ उपभोक्ता को दोनों ही वस्तुएं कम प्राप्त होगी और कुछ आय बच जाएगी। ठीक है, तो के पर स्थित नहीं हो सकता। यहाँ पर वो आईसी कर्व पर किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर यहाँ पे स्पर्श करता है तो स्पर्श करते हुए देखिए ये माना कि आईसी इसको बढ़ा दिया जाए तो उपभोक्ता का संतुलन यहाँ पर हो सकता है क्या, यहाँ पर हो सकता है क्या, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसे एक्स वस्तु की तो कम मात्रा प्राप्त होगी, एक्स की तो इतनी प्राप्त हो जाएगी लेकिन वाई की मात्रा कम होगी। भाई यहां भी स्पर्श करता है दोनों पर, यहां भी करता है यहां भी कर रहा है, आईसी फर्स्ट इन दोनों को स्पर्श करता है लेकिन ये संतुलन हो सकता है क्या, इसको नाम दे दिया हमने एल, इसको दे दिया हमने एम। तो एल हो सकता है क्या संतुलन उपभोक्ता का, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उससे वाई की तो इतनी मात्रा प्राप्त हो रही है लेकिन एक्स की बहुत कम प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो स्पर्श तो करता है दोनों बिंदुओं पर, लेकिन ये संतुलन नहीं हो सकता क्योंकि एक वस्तु की अधिक मात्रा पर दूसरे की बहुत कम मात्रा प्राप्त हो रही है। तो फिर बिंदु P, तो पहली शर्त तो ये होगी कि तटस्थता वक्र को जो है, तटस्थता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। स्पर्श तो यहां भी कर रहा है यहां भी कर रहा है, पहला आईसी करो, लेकिन संतुलन हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त हो रही है लेकिन दूसरी वस्तु की बहुत कम। अगर यहां पर है तो वाई वस्तु की तो इतनी मात्रा प्राप्त हो रही है उपभोक्ता को, लेकिन एक्स की केवल इतनी प्राप्त हुई, तो यह संतुलन। तो दूसरी शर्त क्या है, प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो कीमत अनुपात के बराबर, यानी यहां पर क्या होगा, पी बिंदु ही वो होता है क्योंकि IC2 जो है वो बजट रेखा को क्या कर रहा है, स्पर्श करता है और स्पर्श करने के साथ साथ दोनों ही वस्तुएं उसे क्या हो रही है, अधिक प्राप्त हो रही। यहां पर संतुलन हो सकता है क्या, क्योंकि ये बजट रेखा से बाहर है तो ये अप्राप्य संयोग आ जाएगा। भाई दो, हालांकि उसे अधिक वस्तु मिल रही है IC2 पर, आर पर संयोग हो सकता है क्या, ये अप्राप्य संयोग है। क्यों, क्योंकि ये बजट रेखा से बाहर स्थिति। तो दोनों ही शर्तें यहां पर पूरी, पी बिंदु पर दोनों ही शर्तें पूरी हो रही है। कैसे, कि तटस्थता वक्र बजट रेखा को स्पर्श कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, और प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो किसके अनुपात है, कीमत के अनुपात के बराबर, यानी प्रतिस्थापन की जो दर, यानी यहाँ पर जो है ये जो वक्र है वो क्या कर रहा है, जो आईसी जो है एम, प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो, यानी ढाल जो है वो कैसा है, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर है, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर है ना, बीचों बीच हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये बजट रेखा से बाहर है और ढाल उतना मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर नहीं है, यहाँ पर आकर के और ये बराबर हो जाएगा। तो यह ढाल जो है वो सबसे ज़्यादा है, मूल बिंदु से सबसे अधिक दूरी पर है। तो ये शर्त हो सकती है, यहाँ जो है उपभोक्ता को संतुलन प्राप्त होगा। ठीक है,
तो के बिंदु क्या है, प्राप्य संयोग है, लेकिन बजट रेखा कुछ आय उपभोक्ता की बच रही है। भाई x की इतनी मात्रा, y की इतनी मात्रा हो रही, ठीक है। आर बिंदु क्या है, अप्राप्य संयोग है, क्योंकि ये बजट रेखा से बाहर स्थित है। तो हम कह सकते हैं, या आपको रेख बनाना पड़ेगा, समझाएं, ठीक है। अब इसको स्पष्ट क्या है कि उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होता है, जहाँ पर बजट रेखा जो तटस्थता वक्र जो है बजट रेखा को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए, ठीक है। और प्रतिस्थापन की जो दर है वो कीमत अनुपात के बराबर होनी है। प्रतिस्थापन की दर जो है यहाँ पर ये मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर हो रहा है, ठीक है। प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो गिरती हुई है, अर्थात तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर है, पी बिंदु पर जो है, तो ये हो गया। तो रेखा चित्र को स्पष्टीकरण अगर हम देखें तो उपभोक्ता का संतुलन पता लगाने के लिए पहले बजट रेखा देखेंगे। बजट रेखा है ये, बजट रेखा नाम दे दिया हमने। बजट रेखा का नाम हो गया आपके जैसे ए बी संयोग है, ये ए बी बजट रेखा है। ए बी क्या है, बजट रेखा। और तटस्थता वक्र को ग्राफ पर बनाया जाता है। तटस्थता वक्र 3 तटस्थता वक्र हैं, इसको बनाया जाएगा, ठीक है। बजट रेखा के दिए हुए होने पर उपभोक्ता नीचे की बजाय ऊपर वाले तटस्थता वक्र को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। भाई जब एक से ज़्यादा तटस्थता वक्र हो तो उपभोक्ता क्या चाहेगा कि नीचे वाले तटस्थता वक्र की बजाय ऊपर वाले तटस्थता वक्र पर जाऊं, ताकि दोनों वस्तु अधिक प्राप्त हो, चाहेगा। लेकिन जब बजट रेखा, ये कब होगा, जब बजट रेखा नहीं दी हुई है, जब बजट रेखा उपभोक्ता की आय और कीमत नहीं दे रखी है, तब तो उपभोक्ता क्या चाहेगा कि नीचे वाले आईसी वक्र की बजाय ऊपर वाला आईसी वक्र पर जाऊं, ताकि उसे दोनों वस्तु अधिक प्राप्त हो। लेकिन चूंकि बजट रेखा दे रखी है, यानी उपभोक्ता की आय निश्चित है, 80 रुपये जो हमने पढ़ा है उदाहरण, आय निश्चित है, उससे ऊपर जा नहीं सकता, ठीक है। तो रेखा चित्र में ए बी जो है बजट रेखा है, ए बी क्या है, बजट रेखा है। और IC फर्स्ट, IC 2, IC 3, IC 3 क्या है, तटस्थता वक्र। IC फर्स्ट, IC 2 यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। ए बी क्या है, रेखा चित्र को स्पष्ट कैसे करेंगे, ए बी क्या है, बजट रेखा। IC फर्स्ट, IC सेकेंड और IC थर्ड क्या है, तटस्थता वक्र, ठीक है। बजट रेखा के दिए होने पर, बजट रेखा दे रखी है, इसका मतलब जो है उपभोक्ता अधिकतम को अधिकतम संतुष्टि कहाँ पर मिलेगी, कौन से तटस्थता वक्र पर मिलेगी, IC 2 पर। कारण क्या है, क्योंकि ये उपभोक्ता को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगर बिंदु P बिंदु पर बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पष्ट कर रही है, करती है, P बिंदु पर बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श कर रही है ना, ठीक है। तो यहीं पर जो कि कौन से IC 2 है, और ये उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होगा, अर्थात उपभोक्ता को इसी बिंदु पर जो है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी, संतुलन की वही शर्त जो होगी यहाँ पर प्राप्त होगी। इस बिंदु पर उपभोक्ता को x वस्तु की, जैसे मात्रा ले लें यहाँ पर O, x की कितनी मात्रा प्राप्त, इसको नाम दे दिया हमने L, और इसको हमने नाम दे दिया M। तो इस बिंदु पर, P बिंदु पर उपभोक्ता को x की कितनी मात्रा प्राप्त होगी, OL, और y वस्तु की कितनी मात्रा प्राप्त होगी, OM। y वस्तु की कितनी मात्रा प्राप्त हो रही है, इतनी, जैसे 5, 4, 7 कुछ भी है, y की OM और x की OL प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब P बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये जो है R उपभोक्ता चाहेगा R, लेकिन R उपभोक्ता का अप्राप्य संयोग क्यों है, क्या कारण है, क्योंकि ये बजट रेखा से बाहर स्थित है, और बजट रेखा से बाहर उपभोक्ता का संतुलन कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये उपभोक्ता से की आय से अधिक है, इतनी आय नहीं उपभोक्ता की वो R बिंदु पर जाए, ठीक है। तो R बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये अप्राप्य संयोग है। ये क्या है, R अप्राप्य संयोग है, ठीक है, और बजट रेखा से बाहर स्थित है। R भी संतुलन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो बजट रेखा से बाहर स्थित है, और दूसरा
उपभोक्ता की आय के से अधिक है। उतनी आय ही नहीं है तो फिर वो इतनी वस्तु कैसे खरीदेगा, खरीद सकता है क्या? के बिंदु पर क्यों नहीं हो सकता, ये बताइए। के का कारण क्या है? क्योंकि के उपभोक्ता की भले ही आय से कम है लेकिन उसे दोनों ही वस्तुओं की मात्रा कम प्राप्त हो रही है। ओ एक्स की इतनी हो रही है, ओ वाई की इतनी मिल रही है। तो न तो दोनों वस्तुएं अधिकतम मिल रही है और इसके अलावा उपभोक्ता की कुछ आय बच भी रही है। तो प्राप्य संयोग तो है लेकिन दोनों ही वस्तुओं की कम मात्रा प्राप्त हो रही है। इसलिए के पर भी उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यद्यपि प्राप्य संयोग है लेकिन उपभोक्ता की कुछ आय बजट रेखा से नीचे स्थित है, इसका मतलब उपभोक्ता की कुछ आय बच रही है। ठीक है, तो के बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन इसलिए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों ही वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त नहीं होगी। दोनों अधिक कहाँ हो रही है, अधिकतम कहाँ? संतुष्टि कैसे मिलेगी? कम मात्रा प्राप्त हो रही है। पी की बजाय, पी पर दोनों ही वस्तुओं की OL और OM ज़्यादा मात्रा प्राप्त हो रही है इसकी बजाय। और दूसरी बात, कुछ आय बच भी रही है। आय बच रही है ना, इतनी आय बच रही है उपभोक्ता की, इतनी कम वस्तु की इकाइयाँ भी कम प्राप्त हो रही है और उपभोक्ता की कुछ आय भी बच रही है। इसलिए IC जो है बजट रेखा को स्पर्श करता हुआ होना। तो दोनों ही वस्तुओं की अधिक, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता का संतुलन वहाँ पर होता है जहाँ बजट रेखा को जो तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है। अगर आपसे 1 नंबर का पूछे, ऐसे 1 नंबर का पूछ लिया जाए कि उपभोक्ता के तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता की जो है संतुलन कहाँ पर होगा, तो आप एक लाइन में क्या उत्तर दोगे? जहाँ पर तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है। ये 1 नंबर पूरा हो गया, सीधा डायरेक्ट 1 नंबर है। कोई मानचित्र नहीं बनाना, इसको 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं कि तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होगा। तो क्या लिखोगे आप कि जहां तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है, ठीक है, वहीं पर उपभोक्ता का संतुलन होगा। कारण दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा प्राप्त होगी, उपभोक्ता की आय के अनुसार है। ठीक है भाई, तो आज का हो गया ये टॉपिक, और टॉपिक के साथ साथ ये आपका जो है चैप्टर भी पूरा हो गया। आप इसको घर पे करें और इसको एक बार ये ज़रूर बनाएं और फिर मेरे को इसका रेस्पॉन्स देवें नोट्स में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।